Hello students, today's topic is quick view of conduction. So let's start from the introduction of heat transfer. First we discuss about what is thermodynamics and what is heat transfer. So thermodynamics, you can see, thermodynamics tells us about the process. Thermodynamics tells us about the process. But heat transfer tells us about rate of that process. Rate, or you can say speed of the process. So its unit is joules. We can quantify with respect to thermodynamics, and we can find its rate with respect to heat transfer. So its unit is joule per second, which is watt. So we can say that Q is the rate of heat transfer. We'll also come into our letter Q double dash in some books, which is known as rate of heat flux. Rate of heat flux. That means the rate of heat transfer per unit area. So this is unit area, right? So basic cause of heat transfer is temperature gradient. अगर temperature gradient नहीं होगा, heat transfer नहीं होगा. तो ये basic requirement है, ठीक है? So we have several modes of heat transfer. First one is conduction, next convection, and next radiation. So conduction, heat transfer across a medium. इसको होने के लिए आपको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है which is stationary. तो इसका मतलब है नो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स. उस केस में कंडक्शन होता है. कन्वेक्शन, देयर इज बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड. इसमें फ्लूइड पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सो इसके अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर होता है. एंड इन केस ऑफ रेडिएशन, नो मीडियम रिक्वायर्ड. नो मीडियम रिक्वायर्ड से मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ चाहिए ही नहीं, कभी भी अगर नहीं भी है मीडियम तभी भी रेडिएशन होते हैं. So heat transfer by radiation is very fast. इसमें एक टर्म हम लोग जो पढ़ेंगे थर्मल रेडिएशन का. This belongs to our heat transfer. Thermal radiation is a part of complete radiation which is taking place because of temperature of the body. जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ये सारे टर्म्स. Rate law of thermal conduction. सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, यहाँ एक सरफेस इसका T1 टेम्परेचर पे, एक सरफेस T2 पे, एंड लेट से T1 इज ग्रेटर देन T2, और ये हीट ट्रांसफर हो रहा है इसमें, ठीक है. लेट से दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट x. ये x इक्वल टू 0 है और x इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेस चल रहा है. तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर q is proportional to माइनस टाइम्स ऑफ डेवर t ओवर डेवर x टाइम्स एरिया. और ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक रिलेशन मिलता है दैट q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ka dt ओवर dx. ये सिंपल एक रिस्पेक्ट में है तो हमें पार्शियल से कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं. एंड दिस k इज द थर्मल कंडक्टिविटी. ऑफ मीडियम.
थर्मल कंडक्टिविटी से मतलब है ये सब एक तरीके का रेजिस्टेंस है, ये कम होगा तो हीट ट्रांसफर रेट कम होगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा। अगर हम रेट ऑफ हीट फ्लक्स की बात करते हैं तो हीट फ्लक्स क्यू डबल डैश ये है हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये बुक्स में ये हीट ट्रांसफर रेट की जहां भी बात करेगा वहां पर इसको ये डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा। तो डॉट का मतलब है हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के dt ओवर dx। अब ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पर जो ये यूज हुआ है, दिस एरिया इज द एरिया थ्रू विच the heat is going to flow। ठीक है, तो अब देखते हैं ये आपका रेट लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन हो गया। इसी तरीके से रेट लॉ ऑफ थर्मल कन्वेक्शन, अगर हम कन्वेक्शन के टर्म को डिस्कस करना चाहते हैं तो लेट से ये हमारे पास एक सरफेस है और इसका कुछ एक टेम्परेचर है, लेट से दैट टेम्परेचर इज Ts, और यहाँ पर एक फ्लूइड है हमारे पास जिसका टेम्परेचर लेट से T इन्फिनिटी है, दिस इज फ्लूइड। ठीक है, तो इस और एक और एजम्पशन है लेट Ts इज ग्रेटर देन T इन्फिनिटी। तो उस केस में जो ये हीट है ये इस तरीके से ट्रांसफर होगा, जो इसमें जो कांटेक्ट में फ्लूइड है इसके साथ नो स्लिप कंडीशन बनेगा, तो इसके जो पहली लेयर पे ट्रांसफर होगा दैट इज थ्रू कंडक्शन, लेकिन उसके बाद ये जो फ्लूइड है इट इज फ्री टू मूव। ठीक है, तो ये मूव कर सकता है, तो ये हीट को कैरी करके अपने साथ ले जा सकता है। तो ऐसे में ये जो हीट ट्रांसफर मोड होगा दिस इज थ्रू कन्वेक्शन। तो दिस कन्वेक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी सरफेस माइनस टी इन्फिनिटी। देखिए डेल्टा टी हर जगह रहेगा, ठीक है, इसकी वजह से ही हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इज टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। So this is heat transfer coefficient or also called convection heat transfer coefficient. This is not a property, it depends on several other parameters we'll discuss in topic of convection. Next आपका रेट लॉ ऑफ तीसरा मोड थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन की बात करें तो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। और ये स्टीफन बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, कहीं लिखा हुआ स्टीफन अलग है बोल्ट्जमैन अलग है, दोनों लोगों का नाम मिलाकर। ठीक है, तो इसकी में कहता है कि इफ सम बॉडी इज एट टेम्परेचर ए is at temperature T1 of area A and other body is at let's say temperature T2, और कह सकते हैं let A1 is very small with respect to A2। ठीक है, ये A2 एरिया है इसका, and let's say T1 is greater than T2। तो उस केस में ये जो हीट ट्रांसफर है दिस मोड विल बी टेक्स प्लेस थ्रू रेडिएशन। ठीक है, अगर इनके बीच में आपस में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, बहुत अलग अलग डिस्टेंस पर है और इनके बीच में अगर कोई मीडियम नहीं भी है तभी भी एक हीट ट्रांसफर मोड होता है एंड दैट इज थर्मल रेडिएशन। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग दैट थर्मल रेडिएशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू सम एमिसिविटी एरिया T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। दिस इज एमिसिविटी। एमिसिविटी मतलब एक सरफेस से यहाँ से कितना ये अपने रेडिएशंस को इमिट करके दूसरी सरफेस तक भेजेगा। ठीक है, दिस एरिया इज ऑफ स्मॉलर एरिया। आपके पास ये दोनों एरिया है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो यहाँ से हीट ट्रांसफर कर रहा है हम उसका एरिया लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाना चाहते हैं सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन एरिया T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 एंड दिस सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8
वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ठीक है, तो अब हम एक जरा वर्ड समझते हैं कि एक्चुअली में ये जो कन्वेक्शन हम वर्ड पढ़ते हैं, दिस कन्वेक्शन इज नथिंग बट सम ऑफ कंडक्शन प्लस एडवेक्शन। ठीक है, अब ये है क्या, जरा इसको समझिए। कंडक्शन हमने बताया था कि अगर एक सरफेस है, इस सरफेस से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्लूइड को, तो पहली लेयर पे हो रहा है कंडक्शन और उसके बाद कन्वेक्शन। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है कन्वेक्शन, ये दोनों का सम हो गया, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन है हीट गिवन फ्रॉम द सरफेस टू मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो सरफेस से इस मॉलिक्यूल को गया हीट, ये कंडक्शन है। और एडवेक्शन क्या है, एडवेक्शन इज हीट कैरिंग कैपेसिटी इन द मॉलिक्यूल। ये जो इसके इस पार्टिकल के ऊपर वाली जो मॉलिक्यूल है, ये हीट को लेके आगे बढ़ गया, क्या इसने एक और को ट्रांसफर की, वो आगे बढ़ गया। तो ये जो हीट कैरिंग प्रॉपर्टी है ना, हीट कैरिंग कैपेसिटी इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो अगर ये फ्लूइड के पास ये एडवेक्शन नहीं है, तो हम कन्वेक्शन को क्या कहेंगे, कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेशनरी मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर अगर फ्लूइड है और ये फ्लूइड एक रेस्ट पर है, तो इस केस में ये जो हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी, ये हीट इस जो लिक्विड को जा रही है, ये स्टेशनरी फ्लूइड है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है ये मूव नहीं कर रहा है कहीं, ये यहीं पर है। तो इस केस में जब यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा, सो दिस मोड इज कंडक्शन। हम यहाँ पर कन्वेक्शन को क्या कहेंगे, कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर एडवेक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो स्टेशनरी फ्लूइड में या स्टेशनरी फ्लूइड में अगर हम बात करें तो गैसेस और लिक्विड्स दोनों हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड एंड स्टेशनरी गैसेस, कंडक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, वहां कन्वेक्शन नहीं होता है। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हमारे पास तीनों मोड्स हो सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। एंड व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, ऑल थ्री प्रोसेसेस टुक प्लेस साइमल्टेनियसली, but which one is dominating we cannot say directly, and based on some parameters we say it is conduction, it is convection, and it is radiation. So let's discuss the conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक एनर्जी जनरेशन है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, कुछ ए रेट ऑफ एनर्जी इज कमिंग इन, दिस इज रेट ऑफ एनर्जी कमिंग इन, लेट्स से दिस इज रेट ऑफ एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। और कंट्रोल सरफेस, लेट्स से दिस इज कंट्रोल सरफेस। ठीक है, तो इस कंट्रोल सरफेस पर कुछ एनर्जी एंटर कर रही है, कुछ एनर्जी बाहर जा रही है, और कुछ एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ये कंट्रोल सरफेस जो है, सरफेस इज अ प्लेन। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सो इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कंट्रोल वॉल्यूम हम पहले कंसीडर कर रहे हैं और उसके बाहर एक हमने एक सरफेस को अज्यूम किया फॉर 2D एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं जरा। ठीक है, तो E डॉट इन इज रेट ऑफ एनर्जी इनकमिंग, E डॉट आउट इज रेट ऑफ एनर्जी आउट गोइंग, एंड E डॉट जी इज रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन inside the control volume. So by conservation of energy, we have this rate of coming in energy plus rate of energy generation minus एनर्जी आउट। ये हमने साइन कन्वेंशन यूज किया, जो भी अंदर जा रहा है वो प्लस और जो बाहर आ रहा है वो माइनस। और रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन है वो ऑलरेडी उसके अंदर एंट्री करके उसकी टेम्परेचर को स्टोर कर रहा है एनर्जी को, तो वो ऐड होगा इसमें। तो दिस इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, ये जो भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या है, जो भी एनर्जी इसके अंदर आ रही है, जो भी एनर्जी इससे बाहर जा रही है, उसका डिफरेंस हो गया। और ये जो एनर्जी जनरेशन है वो किसी अपने इंटरनल मीन्स की वजह से, सपोज कम मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से भी वो एनर्जी अपनी जनरेट कर सकता है खुद की। ठीक है, तो इन सबको अगर हम एक तरफ ऐड करते हैं, इनका मैथमेटिकल सम लेते हैं, तो ये इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ई स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम विच इज स्टोर्ड। ठीक है, तो सिंस एवरीबॉडी हैज अ प्रॉपर्टी टू स्टोर एनर्जी, अगर ये स्टोर्ड एनर्जी हमारी जीरो के बराबर नहीं है, सो वी से दिस इज अनस्टेडी। और अगर ये एनर्जी स्टोर्ड जीरो है, अगर कोई एनर्जी स्टोर हो ही नहीं रही है, तो ये क्या प्रोसेस हो जाएगा, स्टेडी प्रोसेस। ठीक है, तो हमें क्या देखना है,
हमें एक टर्म यहाँ से समझना है, दैट एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट, रेट ऑफ एनर्जी इन एंड रेट ऑफ एनर्जी आउट, ये दोनों क्या है, सरफेस फिनोमिना। ठीक है, ये दोनों सरफेस फिनोमिना है, जबकि रेट ऑफ हीट जनरेशन एंड रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ये दोनों क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना। ठीक है, तो अगर हम ये कंट्रोल सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पर ये एनर्जी जनरेशन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है। सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में फॉर कंट्रोल सरफेस, ये जो हमने वर्ड लिखा है, इससे हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपने इस ऑब्जेक्ट में सपोज ये मेरा जो कंट्रोल वॉल्यूम था, इसमें हम एक प्लेन ले लेंगे और इस प्लेन क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल सरफेस हो जाएगा, और हम इसमें कह देंगे दिस इज रेट ऑफ एनर्जी इन एंड दिस इज रेट ऑफ एनर्जी आउट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारा सिस्टम जो है, अगर हम उसको कंट्रोल सरफेस अज्यूम करते हैं, तो उस केस में स्टोर्ड एंड दिस स्टोर्ड इक्वल टू जीरो एंड एनर्जी जनरेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एनर्जी कंजर्वेशन से मिलता है एनर्जी इन इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी कमिंग आउट, इट इज एट सरफेस नॉट एट द वॉल्यूम। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम आगे भी देखेंगे इसको, तो अगर ये मेरे पास एक प्लेट है, लेट से ये टेम्परेचर T1 है, लेट से ये टेम्परेचर T2 है, और मेरे पास एक एनवायरनमेंट है जिसका टेम्परेचर इन्फिनिटी है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट है H। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है L, और लेट से ये मेरे पास X एक्सेस है। ठीक है, तो ऐसे में जो हीट ट्रांसफर है, लेट से वो यहाँ से हीट ट्रांसफर जो एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो एट दिस सरफेस पे अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं, दैट इस सरफेस पर जो Q कंडक्शन है, देखिए यहाँ T1 से लेकर T2 तक क्या होगा, कंडक्शन। ठीक है, और T2 से T इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, कन्वेक्शन। तो अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं, इस कंट्रोल सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q कंडक्शन इज इक्वल टू Q कन्वेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, दैट माइनस टाइम्स ऑफ के ए dt over dx, and we have to mention at which point, at x equal to L is equal to HA times ts minus T infinity। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन यहाँ यूज कर सकते हैं। और इस सरफेस पर जो हीट आ रही है वो किस मोड से आ रही है, थ्रू कंडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, विच इज थर्मल कंडक्शन। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन अभी तक था हीट ट्रांसफर का, इसमें तीन तीन मोड्स होते हैं और वो सभी किस तरीके से काम करते हैं, उन सबके टर्मिनोलॉजीज क्या हैं वो डिस्कस कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट थर्मल कंडक्शन। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एक टर्म हम अपना यूज करेंगे लगातार इसमें, टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कई बार हम इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट और टेम्परेचर डिफरेंस को इक्वल लेंगे फॉर यूनिट लेंथ। अगर हमारी जो डायमेंशन है वो यूनिट ही है तो हम उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे कई बार, और टेम्परेचर डिफरेंस भी अगर कहते हैं तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं, रेट लॉ ऑफ फोरियर कंडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो फोरियर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक ये रॉड लिया उन्होंने, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका एक एंड T1 टेम्परेचर पर रखा, एक एंड T2 टेम्परेचर पर है, और इसकी जो लेंथ है दिस इज L। ठीक है, और लेट्स से T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ऐसे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, व्हेन A एंड L आर केप्ट कांस्टेंट। तो हमने देखा कि Q प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हम यही करते हैं कि हम बहुत सारे पैरामीटर्स जो जितने भी होते हैं उनमें से उन सबको फिक्स करते हैं, सिर्फ एक को वेरिएबल करते हैं, और हम जो प्रॉपर्टी को मेजर करना चाहते हैं उसका वेरिएशन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमने एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखा और देखा, तो हमने पाया कि हीट ट्रांसफर रेट जो है प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, व्हेन
T1 माइनस T2 यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस इज केप्ट कांस्टेंट एंड लेंथ इज आल्सो कांस्टेंट। इन दोनों को हमने अगर कांस्टेंट रखा था तो देखा दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। तीसरा, व्हेन T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कांस्टेंट। इन दोनों को अगर कांस्टेंट रखा तो ये देखा कि हीट ट्रांसफर रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर आप लेंथ बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हीट ट्रांसफर रेट क्या है, कम है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो अगर हम इन सबको कंक्लूड करते हैं तो वी गेट दिस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू और इज प्रोपोर्शनल टू एरिया टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन, ये जो रिलेशन बनता है इसको इस तरीके से पहले लिखते हैं, एरिया टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस T1 minus T2 upon L. So it becomes delta T, and if we consider several reference point then it becomes delta X. ठीक है। So Q also depends on the property of a material. हमने एक और भी एक चीज देखी थी, इसका सिग्निफिकेंस एक और प्रॉपर्टी की वजह से, अगर हमने तीनों कांस्टेंट रख दिया फिर भी इसमें कुछ एक वेरिएशन आ रहा था, और वो क्या है, उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हमने नाम दिया थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। तो ये इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का भी इंट्रोडक्शन हुआ और ये बना T1 माइनस T2 अपॉन L। ठीक है। तो ये K जो है ये इसको हमने नाम दिया थर्मल कंडक्टिविटी विच इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो इन डिफरेंशियल फॉर्म अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, सो डिफरेंशियल फॉर्म इट इज माइनस टाइम्स के ए डी टी बाई डी एक्स, अभी हमने जो पीछे लिखा था। ठीक है। तो डी टी इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये जो मेरे पास देखिए टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। जल्दी से बात कर लेते हैं थर्मल कंडक्शन के रीजंस की, कि किस किस वजह से थर्मल कंडक्शन होता है। तो अगर हम देखें तो गैसेस में अगर हम बात करते हैं तो गैसेस में हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। लेट से ये T1 है, ये T2 है, एंड T1 टेम्परेचर ग्रेटर देन T2। ठीक है। तो हमारे पास लेट से छोटा सा एक कंट्रोल वॉल्यूम है जिसमें दो प्लेट्स हैं, और इन दोनों प्लेट्स के नियर अबाउट कुछ गैसेस या गैस पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और इन दोनों एयर्स के बीच में भी यहाँ भी गैस पार्टिकल्स हैं कुछ। ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है, तो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं ये सब किस में होंगे, ये सभी पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर जोन में हैं, तो ये हाई एनर्जी लेवल पे होंगे, दीज आर एट हाई एनर्जी लेवल। और ये सभी लो टेम्परेचर पर हैं, तो ये क्या होंगे, लो एनर्जी लेवल। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन थर्मल कंडक्शन इन गैसेस। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस अगर इसके अंदर मेंटेन होगा तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं एनर्जी पाके मूव करना शुरू करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते चले जाएंगे। ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड्स exactly the same phenomena occurs as that of gases, but the intermolecular distance between the molecules are comparatively small। ठीक है ना। लिक्विड से गैस में वो पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है वो विद रिस्पेक्ट टू गैसेस बहुत कॉम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट, in case of solids, since the complete structure is closely packed, so only lattice vibration can take place which results in the thermal conduction in solid। तो हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव तो कर नहीं सकते लिक्विड और गैसेस की तरह, तो यहाँ पर जो मोड हमारा जो मीडियम बनता है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो सकता है दैट इज थ्रू लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है। और ऑल्सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हर सॉलिड्स में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बट फिर भी वो हीट कंडक्ट करता है, एंड दैट मोड इज ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है। तो एज पर द डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड्स की उसके बाद, और गैसेस की सबसे कम। सो वी कैन से दैट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स इज मच मच ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। और अगर हम इसकी बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस।
ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली सॉलिड्स की थर्मल कंडक्टिविटी 100 to 1000 टाइम्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो अब जरा थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। दिस थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। गैसेज में कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, फ्लूइड्स में भी कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, बट सॉलिड्स में लैटिस वाइब्रेशन और मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो इट इज ड्यू टू thermal conductivity some lattice vibration and thermal conductivity is due to some free electrons। ठीक है ना, तो इन सॉलिड्स अगर हम देखें तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है इट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ दी मटेरियल। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम इसमें फिर से अगर देखें, अगर हम प्योर मेटल को देखते हैं तो प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 0। तो ऐसे में जो थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इट इज वेरी लार्ज। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि सॉलिड्स में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इस इन दिस केस ऑफ प्योर मेटल्स आपका ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इट इज इक्वल टू 0, सो कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी लार्ज। तो आपका जो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी बनता है दिस इज बिकॉज ऑफ लैटिस वाइब्रेशन प्लस थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए इन दोनों में से ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये इसको डोमिनेट कर जाता है। तो ऐसे में हम कहते हैं प्योर मेटल्स में जो थर्मल कंडक्टिविटी का कॉज है दिट इज ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा मेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इफेक्ट है। अगर हम एलॉयज की बात करते हैं तो एलॉयज में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इट इज समवॉट लेस, और जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी भी हुई, देखिए अगर इस रेशियो को आप देखें, इस कंसिडर करते रहें इस रेशियो को, अगर आप ये देखिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली छोटा है, ये 0 से तो थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कुछ वैल्यू ही रहेगी। और जब आप टोटल थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ये जो लेटिस वाइब्रेशन है और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ये दोनों का सम होगा। ठीक है ना, और इन केस ऑफ योर नॉन कंडक्टर्स, केस ऑफ योर नॉन कंडक्टर्स या नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है दिस इज वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ठीक है, तो उस केस में आपकी थर्मल कंडक्टिविटी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, 0। तो आपकी टोटल कंडक्टिविटी किसकी वजह से रह जाएगी, सिर्फ लेटिस वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है। एक आपको इंपॉर्टेंट नोट रखना है दैट sometimes some crystalline non-metallic solids such as diamond, beryllium oxide, these are having conductivity just because of lattice vibration। ठीक है, इनके अंदर सिर्फ जो कंडक्टिविटी है ये लैटिस वाइब्रेशन से है, दो दे आर क्रिस्टलाइन नॉन मेटालिक सॉलिड्स, पर फिर भी ये थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई लैटिस वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो लैटिस कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटालिक सॉलिड्स इज मच ग्रेटर देन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड्स को अगर हम देखें तो मेटालिक सॉलिड्स में जो कंडक्टिविटी है किसकी वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से,
और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन हमारे पता है, रेजिस्टेंस से हम जो बनाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ड्यू टू एट T2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एट T1 और 1 प्लस अल्फा टी, ये जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन बनता है हमारा। ठीक है, तो वेयर टी, अगर हम इसको स्मॉल टी मेंशन कर देते हैं, स्मॉल टी, वेयर स्मॉल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है ना, और जो हम अगर रेजिस्टेंस के टर्म्स में बात करें तो R T2 एरिया ऑफ T2, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सो इट इज L एट T2 इट इज इक्वल टू R T1 एरिया T1 अपॉन L of T1 bracket 1 plus alpha T. This alpha is property of material, and for metals this alpha is greater than 0, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है। फॉर सेमीकंडक्टर्स दिस अल्फा इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ मेटल्स अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, देखिए अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पर, तो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये बढ़ेगी। और अगर ये बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी लैटिस, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी है, ये क्या हो जाएगी, कम। और अगर ये कम हो जाएगी तो इसी का ही तो फंक्शन है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये कम हो जाएगी। ठीक है ना, टोटल थर्मल कंडक्टिविटी भी आपकी जो है मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसका रिवर्स देखें तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा अपने निगेटिव इस कोफिशिएंट की वजह से। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये रेजिस्टिविटी कम हो रही है, और आप टेम्परेचर को अगर कम कर रहे हैं तो ये रेजिस्टिविटी जो है ये बढ़ रही है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस तो आपका जो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इट बिकम्स वेरी हाई, यानी कि ये क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर्स। तो ये आपकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है सेमीकंडक्टर्स की, कि वो कभी कंडक्टर्स की तरह एक्ट कर सकता है, कभी इंसुलेटर्स की तरह एक्ट कर सकता है। तो देयर इज एक्सेप्शन, हमें एक चीज याद रखनी है, दैट एक्सेप्शन किसके लिए है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के लिए क्या है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये एक मेटल है बट स्टिल इसकी थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। ठीक है, एक और नोट है हमारा, एक मेटल है प्लैटिनम, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है अप टू सर्टेन टेम्परेचर इंक्रीज। कुछ समय तक टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, बट आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इन केस ऑफ लिक्विड्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है, बट ऑल्सो द रेंडमनेस इज ऑल्सो इंक्रीज। देखिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन केस ऑफ लिक्विड्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत नज़दीक होते हैं बट फ्री होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स, तो ऐसे में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका रेंडमनेस बढ़ जाती है, और जो कोलिजन्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो द डायरेक्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो इज गोइंग टू बी डिक्रीज। रेंडमनेस बढ़ जाने से जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल कंट्रीब्यूशन चाहिए, मुझे एक डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर को चाहिए, वो डायरेक्शनल कंट्रीब्यूशन जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये डायरेक्शनल कंट्रीब्यूशन
जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से थर्मल कंडक्टिविटी आपके लिक्विड्स की ऑन एन एवरेज डिक्रीज करती है फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, फॉर केस ऑफ वाटर थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीज करती है एंड देन डिक्रीज करती है। एंड इन केस ऑफ गैसेस, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रेशर की बात करें इन केस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी पे नहीं होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। एक है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी और एक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है ये क्या है, हम इसको के से कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। और ये जो थर्मल प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं रो सीपी से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, और ये क्या हो जाता है, ये पूरा रो इंटू सीपी, इट बिकम्स स्टोरेज कैपेसिटी। तो अगर हम थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हर मटेरियल के पास ये दो तरीके की चीजें होती हैं, एक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी और एक स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ट्रांसपोर्ट द हीट, और स्टोरेज प्रॉपर्टी का मतलब है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द एनर्जी इनसाइड द वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाय व्हाट वैल्यू दिस ट्रांसपोर्ट वैल्यू, बाय विच proportion this transport value dominates over storage capacity। ठीक है, ये जो रेशियो है इसको हम कहते हैं अल्फा, विच इज थर्मल डिफ्यूजिविटी। अगर किसी मटेरियल की थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो उसका के है थर्मोडायनेमिक, आपका थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी में जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के है वो डोमिनेट है, यानी कि वो स्टोर कम करेगा और आगे ज्यादा मूव करने देगा हीट को। ठीक है, so the materials which are having high value of thermal diffusivity they respond very quickly, which means अल्फा की ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या है, the equilibrium state is going to be reached in very less time। ठीक है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा होने का सिर्फ ये मतलब है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो तो ज्यादा होगी क्योंकि के ज्यादा है। दूसरा, जो स्टेडी स्टेट आता है, यानी कि वो पूरी की पूरी रॉड जो है वो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर आ जाएगी बहुत जल्दी, वो अपना स्टेडी स्टेट बहुत जल्दी अचीव करेगा। ये है सिग्निफिकेंस थर्मल डिफ्यूजिविटी का। ठीक है, so let derive the general 3 dimension heat diffusion equation। ठीक है, तो हमारे पास लेट से ये 3 डायमेंशन है, इसमें हमारा एक वॉल्यूम हमने लिया था। ठीक है, और ये हमारे कुछ एक्सेस हैं, दिस इज लेट से एक्स एक्सेस, लेट से दिस इज वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और इसके अंदर हमने एक छोटा सा कंट्रोल वॉल्यूम लिया। ठीक है, अब इस कंट्रोल वॉल्यूम का हम एक लार्ज व्यू बना लेते हैं यहाँ। लेट से दिस एलिमेंट इज dx, dz एंड dy। ठीक है, और just to show the reference line ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, let's say this is x, this is y and this is z। ठीक है, तो अगर हम x डायरेक्शन को ले रहे हैं तो लेट्स से यहाँ से ये qx जो हीट ट्रांसफर है वो इस लेफ्ट सरफेस से जो एंट्री किया x डायरेक्शन में, लेट्स से qx, और जो राइट साइड से बाहर निकला, लेट्स से दिस इज qx प्लस dx। ठीक है, तो ऐसे में जो फोरियर लॉ है, अगर हम x डायरेक्शन के लिए बात करते हैं तो qx
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के, और एरिया, एरिया कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो अगर हम इस x की एंट्री बांधते हैं तो इस एंट्री के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, विच इज dz इंटू dy। तो dy डॉट dz टाइम्स डेवर t ओवर डेवर x। ठीक है, तो ये जो हीट है वो इस हमारे कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर कर रही है। सिमिलरली अगर टेलर्स एक्सपेंशन के से हम इसको आउटसाइड एंड पे यानी कि इस वाले फेस पर अगर हम बात करते हैं तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डेवर क्यू एक्स बाई डेवर एक्स टाइम्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर लेट्स से दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 2, तो बाय डिफरेंस इन x डायरेक्शन अगर हम लेते हैं सो एंट्री माइनस एग्जिट, तो क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फ्रॉम 1 माइनस 2 ये कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर क्या है, देखिए राइट हैंड साइड पर हम लिख सकते हैं इसको क्यू एक्स और माइनस, ये तो एज इट इज लिख दिया हमने क्यू एक्स को, और माइनस क्यू एक्स प्लस डेवर क्यू एक्स बाई डेवर एक्स टाइम्स यहाँ पर डी एक्स। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसी चीज को, ये जो लेफ्ट साइड है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो लेफ्ट साइड को हमने यहाँ लिखा और इस टर्म को रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक है, तो हमें मिला क्या, वी गेट माइनस टाइम्स डेवर क्यू एक्स बाई डेवर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इस क्यू एक्स में इस 1 को लाकर रख दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, डेवर वाई डेवर एक्स, और अंदर यहाँ पर भी माइनस है, ये ऑलरेडी एक माइनस है तो मिलकर ही हो जाएंगे प्लस के टाइम्स डेवर टी ओवर डेवर एक्स, और ये डी एक्स और ये डी वाई इंटू डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ये आपका मिल गया क्यू एक्स, ये क्यू एक्स की वैल्यू आपके, ये जो एंट्री आ रहा है एक्स डायरेक्शन में ये वो हमको मिल गया। ठीक है, सो सिमिलरली हम लिख सकते हैं क्यू वाई माइनस क्यू वाई प्लस डी वाई विच इज इक्वल टू डेवर बाई डेवर एक्स, सॉरी डेवर बाई डेवर वाई प्लस के टाइम्स डेवर टी ओवर डेवर वाई and dx dy dz, and similarly in z direction z plus dz which is equal to dever by dever z k times dever t by dever z dx dy and dz। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर कंप्लीट इन तीनों को, ये 1। ठीक है, तो नेक्स्ट इफ इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ हीट जनरेशन भी है जनरल इक्वेशन डिराइव करने के लिए, लेट्स से दिस इज रेट ऑफ हीट जनरेशन। ठीक है, तो लेट दिस इज रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे में जो कंप्लीट रेट ऑफ हीट जनरेशन होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको वॉल्यूम से, विच इज डी एक्स डी वाई डॉट डी जेड। ठीक है, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब जो एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पास, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू डी बाई डी टी स्टोर्ड, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है डी बाई डी टी, और एनर्जी स्टोर्ड इज एम सी पी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी है, और अगर आप इसको देखें दिस इज अगेन वी कैन राइट दैट डी बाई डी टी, और मास को रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, सो डी एक्स डी वाई डी जेड सी पी इंटू टी, और यहाँ से हमको मिलता है एनर्जी स्टोर्ड या रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, देखिए जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लिया, डी एक्स
डॉट डी वाई डॉट डी जेड, और यहाँ पर बचा हमारा डी टी ओवर स्मॉल टी। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, जो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एनर्जी इक्वेशन लिखा था, ई इनपुट माइनस एनर्जी आउटपुट प्लस रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 2 3, ये देखिए, ये हमने जो इक्वेशन यहाँ पर डिराइव किया है, ये तीनों इक्वेशंस, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये 3 डायमेंशन के लिए है। ठीक है, और Eg जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 3। इन सबको अगर हम एक साथ लिखते हैं तो वी हैव डेवर ओवर डेवर एक्स k टाइम्स डेवर t ओवर डेवर x प्लस डेवर ओवर डेवर y k टाइम्स डेवर t ओवर डेवर y प्लस डेवर ओवर डेवर z k टाइम्स डेवर t ओवर डेवर z, और इन सबको हमने रीअरेंज किया और ये टर्म जो है कॉमन आया, उसको बाहर निकाल लिया, विच इज dx dy dz, और इसको प्लस किया, ये जो अब ये तो हमारा ये टर्म हो गया सारा। अब रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 से लिखते हैं, q डॉट dx dy dz इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे, सो रो सी पी dx dy dz एंड d कैपिटल T ओवर d स्मॉल t। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म और ये टर्म कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल आउट हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास इसको फिर से रीअरेंज करके जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा, फॉर इफ इट इज कांस्टेंट, अगर ये वेरिएबल नहीं है तब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को, उस k को डिफरेंशियल से बाहर निकाल सकते हैं, तो दिस स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर t ओवर डेवर y स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर t ओवर डेवर z स्क्वायर, और यहाँ से हमने सबको k को बाहर निकाला, आगे जाके डिवाइड कर दिया, तो इट इज q डॉट g अपॉन k। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये रो सी पी ओवर k, तो इट इज डी टी बाई डी टी। अब ये रो सी पी बाई के अभी हमने पीछे देखा, इट इज 1 अपॉन अल्फा, सो दिस राइट हैंड साइड कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अल्फा डी टी ओवर स्मॉल टी। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, वी हैव अज्यूम्ड द मटेरियल इज थर्मली आइसोट्रोपिक, मींस थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी जो जनरल इक्वेशन आती है, 3 डायमेंशनल जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो कन्वर्टेड इनटू कंडक्शन, अगर आपको स्टेडी कंडक्शन में लगाना है, स्टेडी कंडक्शन इक्वेशन, तो आप ये राइट हैंड साइड वाले टर्म को अगर आप 0 कर देते हैं, इट बिकम्स स्टेडी। ठीक है, तो फॉर स्टेडी स्टेट दिस dt बाई dt इक्वल टू 0 फॉर स्टेडी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं विद नो हीट जनरेशन एंड स्टेडी, अगर हम इसमें ऐड करते हैं कि नो हीट जनरेशन, तो ये हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है, दैट डेवर स्क्वायर टी बाई डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर टी बाई डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर टी बाई डेवर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी 3 डायमेंशन स्टेडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन बन जाता है ये। ठीक है, अब इसे अगर हम 1 डायमेंशन हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो 1 डायमेंशन के लिए हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हमको हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। तो लेट से हमें x डायरेक्शन में करना है, यानी कि लेट से टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ x, तो अगर हम इसको 1D हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट एंड नो हीट जनरेशन लिखना चाहते हैं, सो इट इज सिंपली डेवर स्क्वायर टी बाई डेवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब जरा एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, ये कार्टेशियन में ही हमने लिखी, बट इन केस ऑफ जनरल इक्वेशन हम इसको लिखते हैं अगर, तो ज़रा इस चीज़ को हम समझते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा डेरिवेशन याद नहीं करना, आपको रिजल्ट याद करना है।
और रिजल्ट आप बना सकें, उसके लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर आपको याद है तब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से दिस थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज वेरिएबल इन ऑल डायमेंशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आता है, इसको देखिए, प्लस क्यू डॉट इक्वल टू रो सी पी। अगर हम सिमेट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस कार्टेशियन से इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं हमारे, एक्स वाई एंड जेड, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे, आर फाई एंड जेड। ठीक है, तो जरा इसको देखिए, अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले इन कोऑर्डिनेट्स को देखिए। जो हमारा x है वो r से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये लेट से मेरा x, ठीक है, ये मेरा z और ये y डायरेक्शन था। तो हम इस पॉइंट पर कहीं बात की तो लेट से दिस इज r। ठीक है, फाई, x से जो एंगल बन के आया लेट से दिस इज फाई, और हमने सिलेंडर के कुछ इस पॉइंट पर ये पार्टिकल को रखा एंड दिस इज z। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है z। तो इस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, r फाई z। ठीक है ना, तो हमारा कार्टेशियन जो है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम इसको इस रेडियस को फिक्स करके इस तरीके से रोटेट करते हैं सो इट बिकम्स अ सिलेंडर। ये सिलेंडर का एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट बन जाता है, और इसको एक्सट्रूड करते हैं अलोंग दी z एक्सिस, तो ये सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन हमको याद है, तो अगर हम इसको सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जहां जहां x है वहां रिप्लेस करना है r बाई आर से, जहां y है वहां रिप्लेस करना है 1/r स्क्वायर से, और जहां z है उसको एज इट इज रहने देना है। अब जरा इस इक्वेशन में देखिए, r बाई आर, तो जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी है उसको आप इस ब्रैकेट के बाहर लिखिए, और जो भी चीज यहाँ न्यूमरेटर में लिखी है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखिए। सिर्फ इसलिए ब्रैकेट्स लगाए गए थे ताकि आप ये सिमेट्री समझ सकें। ठीक है, तो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहते हैं और x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, r से। ठीक है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है इसको बाहर की तरफ एज इट इज लिखिए, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, 1/r, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/r डेवर ओवर डेवर r इन ब्रैकेट्स। अब ये अंदर ऊपर है r, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए k टाइम्स r डेवर t ओवर डेवर r। so this becomes your first term in cylindrical coordinates। ठीक है, फिर प्लस, अब ये फिर से क्या है, 1/r स्क्वायर, तो आप क्या करिए 1/r स्क्वायर को बाहर रखिए, डेवर ओवर डेवर y की जगह क्या रखेंगे आप, 5। ठीक है, y आपका 5 से रिप्लेस हो गया है, और अंदर क्या है, अंदर है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट रिमेन्स k डेवर t ओवर डेवर 5। ठीक है, और फिर प्लस z के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि वहां पर 1 है, ऊपर और नीचे सब जगह वो एज इट इज रहने वाला है। तो ये हो गया k डेवर t बाई डेवर z एंड प्लस q डॉट विच इज इक्वल टू रो सी पी डेवर t ओवर डेवर t। तो दिस बिकम्स योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको अगर यही इक्वेशन को आपको कार्टेशियन से कन्वर्ट करना है स्फेरिकल में, ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r फाई थीटा। चलिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यहां से देखते हैं, एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये हमारे 3 एक्सेस हैं, इस पर हम अपना स्फेयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहां से हमने 2 सेक्शंस बनाए ऐसे इस तरीके से, राइट। अब हम इसी तरीके से 2 स्लाइसेस जो है इस टॉप पॉइंट से इस बॉटम सरफेस तक यहाँ ले आते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस आया दिस इज r। ठीक है, और ये r तो सेम रहने वाला है, ये देखिए ये सेम प्लेन पर है, लेकिन ये जो यहाँ इस r के लिए जो एंगल आया, लेट से दिस एंगल इज फाई,
तो ये एंगल कितना हो गया, डी फाई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करते हैं इस प्लेन के एंगल की, ये इस तरीके से अगर आप इसको जाके इसके दो पॉइंट्स को ये टच करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल इज थीटा और ये एंगल डी थीटा। तो आपके पास आर फाई थीटा, ये तीनों एंगल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो अब आपको जो यहाँ स्केलिंग करनी है, ये पीछे फिगर में देखिए, अगर आपको जो यहाँ स्केलिंग करनी है उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से, 1/r² साइन थीटा से, और 1 साइन थीटा अपॉन r² साइन थीटा से। ठीक है, तो ये सिंपल काम क्या है जो हमने अभी पीछे किया था, वही एग्जैक्टली सेम काम करना है। जो भी टर्म यहाँ पर लिखे हैं इसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको ब्रैकेट के बाहर, और x y z को रिप्लेस करना है r फाई और थीटा से। ठीक है, और जो ब्रैकेट जो न्यूमरेटर में है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पर है 1/r², डेवर ओवर डेवर r, यहाँ से x को रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट में k टाइम्स r² से मल्टीप्लाई कर दिया, डेवर t ओवर डेवर r। नेक्स्ट y के लिए बाहर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1/r² साइन थीटा, डेवर ओवर डेवर, अब यहाँ पर y की जगह क्या है, फाई, अंदर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1 है, तो डेवर t ओवर डेवर फाई, फिर प्लस वापस मल्टीप्लाई करेंगे 1/r² साइन थीटा से, और ये हो जाएगा डेवर ओवर डेवर थीटा। ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट आपका, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो k साइन थीटा डेवर t ओवर डेवर थीटा, एंड प्लस आपका क्यूब रेट ऑफ रीजनरेशन इक्वल टू रो सी पी डेवर टी बाई डेवर टी। तो अगर आपको ये सबमिशन या चेंजेस याद हैं कि इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो, तो अगर आप कार्टेशियन को इक्वेशन याद है तो ऑब्जेक्टिव में आप इसको इक्वेशन को मॉडिफाई करके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद के कंटिन्यू करेंगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।